बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर सीखेंगे सेंटेंसेस के जिनको यूज करके एग्जैक्टली फीलिंग हम एक्सप्रेस करते हैं। राइट, जैसे भावनाओं को एक्सप्रेस करना होता है, किसी लहजे में बातों को कहना होता है। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में हमारे एप्लीकेशन पर। क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री। तो ड्यूरिंग द सेशन मैं अपना नंबर आपको दूंगा, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको एप्लीकेशन का लिंक आ जाएगा। वहाँ कम्युनिटी में बैठ के जब आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, को लर्नर्स के साथ बात करेंगे, एक सेंटेंस को बोलने के 10-15 तरीके सीखेंगे हर किसी के अपने ओपिनियन से कि ये सेंटेंस ठीक है या गलत है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने में। और ग्रामेटिकली जो छोटी छोटी चीज़ें हमको रोक लेती हैं, टून लगाऊं, इन लगाऊं, एड लगाऊं, 10-15 दिन में आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश कंटिन्यूअसली एंड फ्लुएंटली। ऑलराइट। और दूसरी चीज़, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि रोजाना एक सेशन हम अपलोड करते हैं। ठीक, तो हम बेसिक सेंटेंसेस से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स की तरफ हम बढ़ेंगे इसी सेशन में। ऑलराइट, तो पूरा देख करके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये सेशन ठीक लगा या नहीं लगा। क्या आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं या कभी कभी? क्या आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं या कभी कभी? डू यू वॉच माई वीडियोज रेगुलरली और ओकेजनली? ओकेजनली मतलब कभी कभी, और रेगुलरली आपको पता ही है। सो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, डू यू वॉच माई वीडियोज रेगुलरली और ओकेजनली? अब मान के चलिए इसी के जवाब में आपको कहना हो कि आपके वीडियोज कभी कभी देखता हूँ, आपके वीडियोस कभी कभी देखता हूँ, आई वॉच योर वीडियोज ओकेजनली। ऑलराइट, तो रेगुलरली देखते हैं तो आई वॉच योर वीडियोज रेगुलरली। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, सामने आ जाती है तो देख लेता हूँ। किसी का ये भी जवाब हो सकता है, इस लहजे में भी कह सकता है, कहने का तात्पर्य उसका यही है कि कभी कभी देखता हूँ, लेकिन वो इस तरीके से कह रहा है कि सामने आ जाती है तो देख लेता हूँ। तो इस चीज पे आके हम अटक जाते हैं क्योंकि हमें ये भाव प्रकट करने नहीं आते हैं इंग्लिश में। तो इसके लिए 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, 300 350 फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए ये स्ट्रक्चर्स हमको सीखने हैं। सामने आ जाती है तो देख लेता हूँ। When it comes across, across का मतलब है कोई चीज सामने पड़ जाना। When it comes across, then I watch it. It का मतलब जो वीडियो है, when it comes across, then I watch it. दूसरा भी इसको कहने का तरीका हो सकता है, घुमा फिरा के आप भी कह सकते हैं, सपोज when I'm watching a video on YouTube and when it appears on my screen, then I watch it. When it appears, then I watch it. या फिर when it comes across, then I watch it. इसको कहने के और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो एक वीडियो में एक चीज पे ही, एक सेंटेंस को ही अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि लाइव क्लासेस में जब आएंगे तो एक सेंटेंस को सारे पार्टिसिपेंट्स अपने अपने तरीके से लिखते हैं। वहां पर हमें पता चल जाता है कि कौन सा तरीका सही है और कौन सा बेहतर है और कौन सा बेस्ट है। राइट, तो लाइव में जरूर आइएगा। एक समस्या आज खत्म हो गई, नया सेंटेंस है, एक समस्या आज खत्म हो गई। बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस, वन इश्यू हैज बीन रिजॉल्व्ड। रिजॉल्व का इस्तेमाल कर लेते हैं, हो गई है तो हो चुकी है तो हैज बीन रिजॉल्व, थर्ड फॉर्म लगा दिया है। वन इश्यू हैज बीन रिजॉल्व टुडे, या फिर वन प्रॉब्लम हैज बीन रिजॉल्व टुडे। अब हम सिचुएशंस को एक्सप्लेन करना सीखेंगे, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे। इसमें एक पूरी सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको। मैंने अपने दोस्त से 500 रुपए मांगे। जब मैंने 500 रुपए उससे मांगे, उसने मुझे ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे मुझे जानता ही नहीं है। व्हाट द पॉइंट, पूरी सिचुएशन हमको बोलनी पड़ती है। तो इसमें हमें अपना सेंटेंस, पहला सेंटेंस ऐसे स्ट्रक्चर करना पड़ता है कि अगले वाले से कनेक्ट हो। राइट, तो मैंने अपने दोस्त से 500 रुपए मांगे, उसने मुझे ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे मुझे जानता ही नहीं। तो हम इनको ट्रांसलेट करते हैं, और लिटरल शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना होता है एक्चुअली। आई आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर 500 रुपीज। मैंने अपने दोस्त से 500 रुपए मांगे। आई आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर 500 रुपीज। इसमें ध्यान रखना है, फॉर का इस्तेमाल होगा पैसे की जब बात हो रही है तो। आई आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर 500 रुपीज, और उसने क्या किया, उसने मुझे ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है। अब इस चीज को अगर आपको एक्सप्रेस करना है, ही इग्नोर्ड मी एज इफ ही डजंट नो मी। एज इफ का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, एज इफ, जैसे कि। ही इग्नोर्ड मी एज इफ ही डजंट नो मी। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को साथ में बोलें, आई आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर 500 रुपीज, ही इग्नोर्ड मी एज इफ ही डजंट नो मी, जैसे मुझे जानता ही नहीं है वो। ऑलराइट, तो इनको बेसिक, इनको देखिए, इसमें बेसिक ही ग्रामर है, लेकिन इनको याद करने का तरीका ये है कि ये सारे के सारे सेशंस को आप कम से कम 2-2 बार देखेंगे। सेंटेंसेस को मेरे साथ रिपीट करिए, याद होते चले जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब मैं आगे से उससे बात नहीं करूंगा जिसने मुझे 500 रुपए के लिए इग्नोर कर दिया। अब मैं आगे से उससे बात नहीं करूंगा। आई एम नॉट गोना टॉक टू हिम एनी मोर।
देखिए ये गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म है, बिल्कुल बेसिक है कि आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हिम एनी मोर, यानी कि ये डिसाइडेड है कि अब नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक टू हिम एनी मोर भी कह सकते हैं, एनी मोर का मतलब तो समझ रहे हैं और ज्यादा। आई विल नॉट टॉक टू हिम एनी मोर, फ्यूचर में नहीं करूंगा। आई एम नॉट गोना टॉक टू हिम एनी मोर, इसका मतलब ये है कि डिसाइड कर लिया है कि अब नहीं करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू, करने वाला नहीं हूं मैं उससे बात, इसका बेसिक से यही मतलब है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब मैं नए दोस्त बनाऊंगा। अब मैं नए दोस्त बनाऊंगा। अब देखिए इसमें भी दो पूरी सिचुएशन है। अब मैं नए दोस्त बनाऊंगा जो ईमानदार हूं और भरोसे के लायक हूं। पूरी बात ये है, अब मैं नए दोस्त बनाऊंगा जो ईमानदार हूं और भरोसे के लायक हूं। अब इसको बोलने की कोशिश करते हैं। पहला तो बेसिक सेंटेंस है, आई विल मेक न्यू फ्रेंड्स नाउ। आई विल मेक न्यू फ्रेंड्स नाउ, अब मैं नए दोस्त बनाऊंगा। और वो कैसे होने चाहिए? जो ईमानदार हूं, जो ईमानदार हूं और भरोसे के लायक हूं। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम साथ में बोलेंगे, who are honest and trustworthy. I'll make new friends now who are honest and trustworthy. जो हूं, देखिए बहुत सारे हैं इसलिए इस चीज को याद कर लीजिएगा, who are honest and trustworthy. I'll make new friends now who are honest and trustworthy. What the point? रिपीट करेंगे जब दो दो बार तो याद हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, बेसिक ही ग्रामर यूज होती है, 3-4% ग्रामर बस। बाकी स्ट्रक्चर्स मेन होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, तो अगर मैं आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लेने को कहूँ, अब ये अगली सिचुएशन है, पूरी सिचुएशन बताता हूँ, उससे पहले फिर याद दिला देता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, किसी का भला हो जाएगा। फ्री क्लासेज है, सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा तरीके हमें सीखने को मिलेंगे एक बात को बोलने के। अब इस ये वाली सिचुएशन क्या है, अगर मैं आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लेने को कहूँ तो सबसे पहले आपके दिमाग में किसका नाम आएगा? दोबारा, अगर मैं आपको कहूं कि अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ तो सबसे पहले आपके दिमाग में किसका नाम आएगा? अब ये चीज हमको किसी से कहनी है तो हम इसको कैसे कहेंगे? अगर मैं आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लेने को कहूं, बिल्कुल बेसिक इसको हम बनाते हैं पहले सेंटेंस को, फिर दोनों को कनेक्ट करेंगे। इफ आई आस्क यू टू नेम योर बेस्ट फ्रेंड, यहां पर हम उसको प्रोनाउंस वगैरह यूज नहीं करेंगे। इफ आई आस्क यू टू नेम योर बेस्ट फ्रेंड, किसी का नाम लेने के लिए उसका नेम कह दिया जाता है। इफ आई आस्क यू टू नेम योर बेस्ट फ्रेंड, और अगला सेंटेंस था, तो आपके दिमाग में सबसे पहले किसका नाम आता है? किसका नाम आएगा? आपके दिमाग में सबसे पहले किसका नाम आएगा? इफ आई आस्क यू टू नेम योर बेस्ट फ्रेंड, तो आपके दिमाग में किसका नाम आएगा? whose name will come first in your mind. If I ask you to name your best friend, whose name will come first in your mind? Whose name यानी किसका नाम, whose name will come first in your mind. If I ask you to name your best friend, whose name will come first in your mind. तो इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको शब्दों का प्लेसमेंट समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ड हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सिर्फ एक ही इसका तरीका है कि आपको इसको रिपीट करना पड़ेगा, 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, और प्रोनाउंसिएशन के साथ में आपको थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा, क्योंकि 50% तो प्रोनाउंसिएशन का रोल है। ज़्यादातर इसलिए अटक जाते हैं कि शब्द को कैसे प्रोनाउंस करें, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी टाइम है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, वो आपका दोस्त कब से है? सपोज आपके माइंड में कोई नाम आ गया किसी बंदे का कि हाँ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ वो आपका दोस्त कब से है, ये पूछना है। फॉर हाउ लॉन्ग, कब से, फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन योर फ्रेंड। हैज बीन, हैव बीन उसी कंडीशन में लगाते हैं जब हम टाइम की बात कर रहे हैं, पहले से कुछ। हैज बीन, हाँ, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय से, फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन योर फ्रेंड, वो आपका दोस्त कब से है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपको उसमें सबसे अच्छा क्या लगता है? अब ये चीज अगर हमें किसी से पूछनी है, आपको उसमें सबसे अच्छा क्या लगता है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, सबसे अच्छा क्या लगता है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट। और इसके बाद में याद रखना है अबाउट का इस्तेमाल कर लेते हैं, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट हिम, उसके बारे में या उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, कभी मैं आपको, कहीं मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं और मान के चलिए ये चीज आपको भी पूछनी पड़े किसी से, कहीं मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा। एम आई नॉट मेकिंग यू बोर्ड, इसको इसी तरीके से बोला जाता है। क्वेश्चन है आई एम नॉट मेकिंग यू बोर्ड, मतलब मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ। एम आई नॉट मेकिंग यू बोर्ड, क्या मैं आपको बोर कर रहा हूँ, इसका लिटरल ट्रांसलेशन ये है, लेकिन इंग्लिश में इसको ऐसे ही पूछ लिया जाता है, एम आई नॉट मेकिंग यू बोर्ड, क्या मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जहां देखो बवाल मचा पड़ा है। अब थोड़ी सोसाइटी की बात करते हैं, 3-4 सेंटेंसेस और हैं बस। जहां देखो बवाल मचा पड़ा है, बिल्कुल बेसिक है, लुक एनीवेयर, यानी कहीं भी देखो,
देखिए लिटरली हम शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करते हैं, थोड़ा सा पाउज लेके हिंदी को समझ लेना होता है कि हम कह क्या रहे हैं और इसको इंग्लिश में बोलने का तरीका क्या है, ये चीज थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी। लुक एनीवेयर, कहीं भी देखो, देयर इज चाउज ऑल अराउंड। चाउज का मतलब है फैला हुआ, मतलब कि लोग परेशान है, हलचल है, भगदड़ मची हुई है जैसे कि। तो लुक एनीवेयर देयर इज चाउज ऑल अराउंड, इसको और भी कई सारे तरीके से कहा जा सकता है। लुक एनीवेयर इट्स ऑल पैनिक, लुक एनीवेयर इट्स ऑल मेस्ड अप, लुक एनीवेयर देयर इज चाउज ऑल अराउंड। तो कई सारे हमारे पास में तरीके होते हैं एक सिचुएशन को बयान करने के, लेकिन जो भी तरीका हम अपनाएं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम सेंटेंस को कंप्लीटली फॉर्म करें, स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए एंड प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड्स हैज टू बी करेक्ट। जैसे कि यहां से शुरू किया तो यहां तक सेंटेंस इसी के जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा सेंटेंस यहां बोल दिया और आगे का कुछ और बोल दिया, ये नहीं, इसको स्ट्रक्चर्स कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस हैज टू बी करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, लोग बेसब्र होते जा रहे हैं। लुक एनीवेयर देयर इज चाउज ऑल अराउंड, लोग बेसब्र होते चले जा रहे हैं। लोग बेसब्र हो रहे हैं यानी कि हाइपर हो रहे हैं, अपना पेशेंस खो रहे हैं। पीपल आर गेटिंग इम्पेशेंट, पीपल आर गेटिंग इम्पेशेंट यानी कि लोग बेसब्र होते चले जा रहे हैं, पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर। अगर आपको इसी के आधार पे किसी को कहना पड़े कि हैव पेशेंस, बिल्कुल हम कहते हुए सुन रहे हैं, लोगों को कहते हुए सुना है हमने, हैव पेशेंस मतलब शांत रहो। ऐसे भी इसको कहा जा सकता है बी पेशेंट, बी पेशेंट, पेशेंट मतलब वो मरीज वाला पेशेंट नहीं है, पेशेंट मतलब कि शांत रहो, पेशेंस रखो। बी पेशेंट या हैव पेशेंस। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पीपल आर गेटिंग इम्पेशेंट यानी लोग इम्पेशेंट होते जा रहे हैं, पेशेंट का ऑपोजिट। व्हाट द पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, एक कारण गर्मी भी हो सकता है। पीपल आर गेटिंग इम्पेशेंट और इसका एक कारण गर्मी भी हो सकता है। वन ऑफ द रीजंस, देखिए इसको स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, दो तरीके से इसको कह सकते हैं। वन रीजन कुड बी दिस एक्सट्रीमली हॉट वेदर, एक रीजन हो सकता है, वन रीजन कुड बी दिस एक्सट्रीमली हॉट वेदर, वन रीजन कुड बी वन ऑफ द रीजंस यानी कि एक कारण, बहुत सारे कारणों में से वन ऑफ द रीजंस। आप इसमें देखिए नोट करिएगा, मैंने रीजन के साथ एस लगाया हुआ है, यानी जितने सारे रीजन हो सकते हैं उनमें से एक, वन ऑफ द ऑल रीजंस यानी जितने भी रीजन है, वन ऑफ द रीजंस कुड बी हो सकता है, वन ऑफ द रीजंस कुड बी दिस एक्सट्रीमली हॉट वेदर, ये जो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, दिस इंटेंस हॉट वेदर, ये भी एक रीजन हो सकता है। That's why people are getting impatient. One of the reasons could be this extremely hot weather. यानी कि ये भी एक रीजन हो सकता है। या फिर इसको एक बहुत इजी करके अगर आप स्टार्ट कर दें, वन रीजन कुड बी, वन ऑफ द रीजंस ना कह के आप इतना भी कह सकते हैं, वन रीजन कुड बी दिस एक्सट्रीमली हॉट वेदर। व्हाट द पॉइंट, दोनों चीजें समझ आई। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, जब इंग्लिश बोलता हूं तो अटकता हूं। अब देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड्स का ऑप्शन होता है हमारे पास में। आई स्टटर व्हेन आई स्पीक, स्टटर मतलब भी है अटकना। आई फंबल व्हेन आई स्पीक, आई स्टेमर व्हेन आई स्पीक, आई मम्बल व्हेन आई स्पीक। लेकिन हर शब्द का एक अपना मीनिंग है और हर शब्द का एक इंपॉर्टेंस है कि कौन सी सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, और इससे पहले हमने क्या बोला हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको शब्द को चुनना पड़ेगा और डिपेंड करेगा कि हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आई स्टटर व्हेन आई स्पीक यानी कि जब बोलता हूं इंग्लिश में तो अटक जाता हूं। नाउ एक कारण ये भी हो सकता है कि मैं लाइव क्लास अटेंड करने, एक कारण ये भी हो सकता है कि मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं करता, यानी कि आई स्टटर व्हेन आई स्पीक, मैं अटक जाता हूं बोलते समय। एक कारण ये भी हो सकता है कि मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं करता। ये सेंटेंस आपको बनाना है ऊपर वाले सेंटेंस के आधार पर, इसको आपको इंग्लिश में बनाना है, ठीक है, कि एक कारण ये भी हो सकता है कि मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं करता, इसको इंग्लिश में बनाइएगा। और सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। एंड इम्पॉर्टेंट कि मैं भूल गया, 8445 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। रोजाना शाम को क्लास होती है बिल्कुल फ्री में, क्लासेस में आइए, वहाँ बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा और नॉलेजेबल होगा, सेशन आपको अच्छा लगेगा आके। ऑलराइट, और कल दोबारा मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।